अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीपीसी की सीरीज़ के अंदर ऑर्डर 7। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी ऑर्डर 6 के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्डर 7 क्या होता है, इसके 26 रूल्स हैं। इसके अंदर हमने ये पढ़ना है कि आपने दावा कैसे दायर करना है और इसके साथ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कौन कौन सी चीज़ें दावे के साथ लगानी ज़रूरी हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा, ये इस ऑर्डर के अंदर हमने पढ़ना है। ये ऑर्डर बहुत ही ज़रूरी है, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है, लॉ गेट के ज़रिए लॉ गेट के लिए भी ज़रूरी है, जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए भी ज़रूरी है और प्रैक्टिस को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले है जी इसका रूल वन के अंदर ये बताया गया है कि प्लेंट के अंदर पार्टिकुलर्स कौन कौन से होंगे, यानी कि दावे के अंदर हमने लिखनी क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले जैसे हम किसी भी दावे को देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है अदालत का नाम, फिर उसके बाद लिखा होता है मुकदमा नंबर, वो हमने नहीं लिखना, वो अदालत का काम है, वो अदालत ने खुद लगाना है। उसके बाद हमने लिखना है मुद्दई का नाम, प्लेंटिफ का नाम, फिर उसकी वल्दियत, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है साथ में, यानी कि उसकी रिहाइश कहाँ पर है, उसका सकना क्या है, उसकी कास्ट क्या है और उसका शहर कौन सा है, ज़िला कौन सा है, ये चीज़ हमने लिखनी है। उसके बाद हमने बनाम लिखते हैं या वर्सेस लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखते होते हैं डिफेंडेंट का नाम और फिर उसकी भी डिटेल आपने देनी है, और ऐसी डिटेल जिससे उसका पता वगैरह पता चल सके, उसकी जहाँ तक आप जानते हैं उसके वालिद का नाम, उसकी रिहाइश, उसकी सकूनत, उसकी कास्ट, ये चीज़ें आपने लिखनी है। उसके बाद हम लिखते होते हैं कि अगर प्लेंटिफ माइनर है या साउंड अनसाउंड माइंड का है तो फिर वो नेक्स्ट फ्रेंड के ज़रिए दावा करता होता है। जैसे माँ अपने बच्चों की मेंटेनेंस का दावा करती है तो फिर बच्चों को भी साथ पार्टी बनाती है, तो उसमें हम साथ लिखते हैं कि मदर एज ए नेक्स्ट फ्रेंड। तो जो माइनर होता है वो नेक्स्ट फ्रेंड के ज़रिए आता है, तो ये चीज़ भी हमने दावे में लिखनी है। उसके बाद लिखना है कि अदालत के पास जुरिस्डिक्शन मौजूद है, अदालत इस दावे को सुनने की मजाज है। और उससे पहले हमने लिखने होते हैं कॉज ऑफ एक्शन कब अरोज़ हुई और आपकी कॉज ऑफ एक्शन बनती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ आप दावे में नहीं लिखते तो फिर आपका दावा ऑर्डर 7 के रूल 11 में हम आगे पढ़ेंगे रिजेक्ट हो जाएगा कि कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनती। 4 चीज़ों के ऊपर दावा रिजेक्ट होता है, ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर बताया गया है। तो उनमें से एक ये भी है कि कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनती। अगर आपने कॉज ऑफ एक्शन नहीं बताई आपका दावा रिजेक्ट हो जाएगा। या आपकी कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनती थी तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्या आपकी कॉज ऑफ एक्शन है, बिना दावा क्या है, कि किस वजह से आप दावा करने के लिए आए हैं, ये चीज़ आपने साथ में लिखनी है। और कब ये बिना दावा अराइज हुई थी, ये चीज़ भी आपने साथ में लिखनी है। जैसे हम लिखते हैं कि पहली दफ़ा कॉज ऑफ एक्शन मेरी अरोज़ हुई जब मैंने उससे पैसे मांगे थे, और दूसरी दफ़ा अरोज़ हुई जब उसने इनकार कर दिया, तो मैंने ये दावा दायर करने के लिए मैं अहल हो गया हूँ। उसके बाद लिखना है कि रिलीफ़ आपको क्या चाहिए। अब आपने इस्तदा लिखनी होती है कि आपको इस दावे के अंदर चाहिए क्या, जो जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो आप मांग लेते हैं। उसके बाद आपने अगर कोई सेट ऑफ रिलिंक्विश कर दिया है, कोई पोर्शन रिलिंक्विश कर दिया है, या कोई सेट ऑफ आपका आपने डिफेंडेंट को आपने देने हैं और आपने वो मान लिया है कि मैंने देने हैं, या तो आपने कोई अपना पोर्शन अपना क्लेम माफ़ किया है कि मैं ये क्लेम छोड़ रहा हूँ, या आप ये कह रहे हैं कि डिफेंडेंट का मैंने देना था और वो मैं देने का अहल हूँ, मैं देने का लायबल हूँ। तो फिर ये चीज़ भी अगर है तो फिर इसका भी आपने हवाला देना है। उसके बाद आपने सूट की वैल्यू, सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू बतानी है, ताकि अदालत की एक तो जुरिस्डिक्शन का पता चल सके, दूसरा कोर्ट फीस का पता चल सके। जुरिस्डिक्शन कौन सी, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, कि ये अदालत इस मालियत तक के दावे को सुनने की अहल है, और दूसरा इतनी मालियत है दावे की और इसके ऊपर इतनी कोर्ट फीस बनती है। कोर्ट फीस एक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि कितनी कोर्ट फीस किस मामले के ऊपर, किस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कितनी कोर्ट फीस लगेगी। तो अगर आपकी कोर्ट फीस जितनी बनती है वो भी आपने सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू बतानी है, ताकि कोर्ट फीस का पता चल सके, और आप साथ में ये भी बता दें कि इतनी कोर्ट फीस लगती है जो कि हमने चस्पा कर दी है। उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 2 के अंदर यह बताया गया है कि अगर आपका मनी सूट है, आपने किसी से पैसे लेने हैं, रिकवरी का दावा है, आपका दिलापाने का दावा है, फहमीद हिसाब का दावा है, तो इसके अंदर आपने जो अमाउंट लेनी है वो आपने प्रिसाइज अमाउंट लिखनी है। यानी कि अगर आपने किसी से 15 करोड़ लेने हैं तो आपने ये नहीं लिखना कि तकरीबन 15 करोड़ मैंने लेने हैं, आपने लिखना है कि 15 करोड़ ही मैंने लेने हैं। यानी कि प्रिसाइज अमाउंट बतानी है जितनी आपने बतानी है, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट आप नहीं बता सकते। उसके बाद वो आगे बताता है कि अगर आपने मीन प्रॉफिट लेने हैं, मीन प्रॉफिट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोज़ में कि मीन प्रॉफिट क्या होता है। किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर आपने गलत पोजेसन इख्तियार की हुई है और उसके ऊपर आप थोड़ा सा, और उसके ऊपर आप उससे बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, कोई किराया आ रहा है उसकी ज़मीन से वो आप हासिल कर रहे हैं,
जो कि गलत है, आपका हक नहीं बनता, उसको कहते होते हैं मीन प्रॉफिट। अब आपको नहीं पता कि मीन प्रॉफिट कितना बन रहा है, तो फिर इसके बारे में आप अप्रॉक्सीमेट अमाउंट लिख सकते हैं। जो आपने लेना है 15 करोड़, कि मैंने इससे 15 करोड़ लेना है और मीन प्रॉफिट तकरीबन मेरे 20 लाख रुपए बनते हैं, वो भी मुझे दिलाए जाएं, तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद रूल 3 के अंदर ये बताया गया है कि अगर आपका दावा है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, गैर मनकूला जायदाद का दावा है, तो उसके अंदर आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है जिससे उसको पहचाना जा सके, यानी कि उसकी पहचान के लिए सफिशेंट हो, यानी कि पता चल सके कि ये प्रॉपर्टी वहाँ पर सिचुएट करती है। और अगर आपका सेटलमेंट या सर्वे के अंदर नंबर्स दिए गए थे, जैसे कि हम किसी भी अराजी का दावा दायर करते हैं तो उसके हमें सेटलमेंट और सर्वे के अंदर नंबर दिए जाते हैं, तो हम फिर वो भी साथ लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी 50 कनाल की अराजी है, हमने उसका दावा दायर किया है, तो फिर हम लिखेंगे इंतकाल नंबर, हम उसका खसरा नंबर, हम उसका खाता नंबर और उसका हदूद अरबा और उसका रकबा तादादी, शमालन क्या है, जनूबन क्या है, शरकन क्या है, गरबन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपर्टी की लिखनी ज़रूरी होंगी ताकि उसको स्पेसिफ़ाई किया जा सके। रूल 3 के अंदर हमें यही बताया गया है। उसके बाद है जी ऑर्डर 7 रूल 4। रूल 4 के अंदर ये बताया गया है कि अगर आपने रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के अंदर दावा दायर किया है, तो फिर आपने ना कि प्लेंट में सिर्फ ये बताना है कि आपने रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में दावा किया है और आपका इंटरेस्ट बनता है, बल्कि साथ में आपने ये भी बताना है कि आपने जो नेसेसरी स्टेप्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करने के लिए वो भी उठाए हैं। ऑर्डर 1 रूल 8 के अंदर हमारी वीडियो मौजूद है, उसमें भी हमने डिस्कस किया है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट कैसे फाइल किया जाता है। उसका तरीकाकार ये होता है कि जब भी आप रिप्रेजेंटेटिव एक या एक से ज़्यादा बंदों का सेम इंटरेस्ट हो, तो फिर उनमें से कोई भी एक बंदा आकर दूसरों के बिहाफ के ऊपर सूट फाइल कर सकता है, और उसका तरीका ये होता है फिर दूसरों से इजाज़त लेनी होती है, और दूसरों से इजाज़त लेने का तरीका ये होता है कि अदालत से इजाज़त लेनी होती है। फिर अदालत दूसरी पार्टीज़ को, उन दूसरे फ्रीकैन को जिनके बिहाफ पर आप सूट फाइल कर रहे हैं, उनको नोटिस कर देती है, और फिर वो उसका आंसर जब कर देते हैं तो फिर अदालत आपको इजाज़त दे देती है कि आप रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में सूट फाइल कर सकते हैं। तो रूल 4 के अंदर यही तरीकाकार बताया गया है। उसके बाद रूल 5 के अंदर ये बताता है, ऑर्डर 7 रूल 5 के अंदर, कि आपने प्लेंट के अंदर ये बताना है कि डिफेंडेंट का इसमें इंटरेस्ट है या वो क्लेम कर रहा है कि इसका इंटरेस्ट है, यानी आपने उसके खिलाफ कॉज ऑफ एक्शन शो करानी है, यानी कि आपने बताना है कि उसका भी दावे के साथ कोई वास्ता है। ऐसा ना हो कि आपका दावा इस लिहाज से खामोश हो कि डिफेंडेंट का तो इस केस के साथ कोई दावा ही नहीं बनता, इस केस के साथ कोई उसका वास्ता ही नहीं बनता, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ना वो कोई इंटरेस्ट क्लेम कर रहा है, तो फिर तो आपका दावा इस लिहाज से खामोश होगा, तो ये तो रिजेक्ट हो सकता है। ये तो ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर जा सकता है। रूल 11 हम आगे पढ़ेंगे रिजेक्शन की कौन सी ग्राउंड्स हैं। तो आपने बताना है कि डिफेंडेंट इसके अंदर इंटरेस्टेड है या वो क्लेम कर रहा है कि मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ। उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 6 के अंदर वो ये बताता है कि अगर आप दावा दायर कर रहे हैं लिमिटेशन पीरियड के बाद, जैसे हर सूट के लिए एक लिमिटेशन पीरियड बताया गया है, शेड्यूल्स मौजूद हैं, लिमिटेशन एक्ट के अंदर भी शेड्यूल मौजूद है जिसके अंदर बताया गया है कि हर दावे के लिए इतना इतना टाइम पीरियड है, इस पीरियड के अंदर अंदर आपने दावा दायर करना है। हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, जैसे अपील के लिए 30 दिन होते हैं, इसी तरह हर दावे के लिए जब आपका कॉज ऑफ एक्शन अरोज होता है उस दिन से लेकर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 साल हैं, तो आपने 3 साल के अंदर अंदर दावा दायर करना है। तो अगर आप मुकर्ररा वक्त के बाद आ रहे हैं तो फिर वो आपने ग्राउंड्स बताने हैं कि जिन ग्राउंड्स के ऊपर आप लिमिटेशन एक्ट से एग्जम्पशन मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ये लिमिटेशन एक्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, मैं एक्सेप्शनल केस बन रहा हूँ, मैं इस्तिस्ना मुझे हासिल है, तो वो आपने ग्राउंड्स बताने हैं कि किन ग्राउंड्स के ऊपर आप ये मांग रहे हैं। तो ग्राउंड्स आपने ये बताने होते हैं कि सर्कमस्टांसेस वाज बियॉन्ड माई सर्कमस्टांसेस वर बियॉन्ड माई कंट्रोल, यानी कि हालात मेरे कंट्रोल से बाहर थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बेड रिटन थे, यानी कि आप खुदा न खास्ता कोमा में थे, या कर्फ्यू था, या कोरोना वायरस था, या कि कोई भी ऐसे हालात थे जो आपके कंट्रोल से बाहर थे, आप दावा दायर नहीं कर सके, तो आपने वो ग्राउंड्स भी बताने हैं। उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 7 के अंदर ये बताता है कि अगर आपने एक दावे के अंदर मुख्तलिफ रिलीफ्स मांगने हैं तो फिर आपने हर रिलीफ को अलग अलग स्पेसिफ़ाई करना है, आपने अलग अलग बताना है। और अगर आप वही मांगते हैं तो वही मांग सकते हैं, वरना आप अल्टरनेटिव में भी मांग सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने कोई रिलीफ जो अदालत ने वैसे ही आपको देना है तो वो आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है।
और डिफेंडेंट ने जो अपना जवाब दावा देना है उसके अंदर भी यही रूल अप्लाई होंगे। अब जैसे कि बताया गया है कि अलग अलग रिलीफ मांगने हैं। फॉर एग्जांपल आपने दावा दायर किया, उसने आपने इंजंक्शन भी मांगनी है, आपने डिक्लेरेशन भी मांगनी है, आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांगनी है, आपने पोजेशन भी मांगनी है। तो फिर ये हर चीज़ आपने अलग अलग बतानी है। फॉर एग्जांपल बीवी शोहर के ऊपर दावा करती है तो उसके अंदर वो डिसोल्यूशन भी मांगती है, साथ में वो मेंटेनेंस भी मांगती है। आज से भी जिस दिन से दावा दायर किया उस दिन से इंटरम मेंटेनेंस भी और पिछली मेंटेनेंस भी मांगती है। इसी तरह अगर आपका वापडा के ख़िलाफ़ दावा है तो उसमें आप ये कहते हैं कि आपके एरियर्स भी पिछले ख़त्म किया जाए, आपका मौजूदा बिल भी ठीक किया जाए और पिछले बकाया जात ना पूरे होने की वजह से आपका मीटर भी ना उतारा जाए। तो इसी तरह ये जो चीज़ें हैं आपने अलग अलग बतानी होती हैं कि मुझे हर चीज़ अलग चाहिए। और उसके बाद उसने बताया कि जो चीज़ आपको अदालत ने वैसे ही ग्रांट करनी है आपको मांगने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल कास्ट, अब कास्ट आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। अदालत अगर ख़ुद मुनासिब समझेगी तो वो आपको दूसरी पार्टी को कास्ट लगाकर आपको कास्ट दे देगी। तो ऑर्डर 7 रूल 7 के अंदर यही बताया गया है। उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 8 के अंदर वो ये बताता है कि जैसे 7 के अंदर हमने पढ़ा कि अगर आपके एक से ज़्यादा रिलीफ्स बनते हैं तो आपने हर रिलीफ अलग मांगना है। 8 के अंदर ये बताता है कि अगर आपके एक से ज़्यादा रिलीफ्स और काजेज़ ऑफ एक्शन हैं तो फिर अगर वो सेपरेट ग्राउंड्स पर हैं तो आपने ग्राउंड्स भी उनके अलग अलग लिखने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेंटेनेंस मांग रहे हैं तो आप लिखेंगे कि मेंटेनेंस मैं इन ग्राउंड्स पर मांग रहा हूँ, डिसोल्यूशन मैं इन ग्राउंड्स पर मांग रही हूँ। इसके साथ साथ अगर आपका दावा है डिक्लेरेशन का तो आपने लिखना है कि डिक्लेरेशन मैं इन ग्राउंड्स पर मांग रहा हूँ। साथ में आपने कहना है पोजेशन मांगनी है तो आप लिखेंगे पोजेशन इन ग्राउंड्स पर। उसके साथ अगर आप मेन प्रॉफिट्स मांग रहे हैं तो इन ग्राउंड्स पर। यानी कि हर चीज़ के हर रिलीफ के अलग अलग ग्राउंड्स भी आपने अलग अलग अदालत को बताने होंगे ताकि आपको रिलीफ देने में अदालत को आसानी पैदा हो। उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 9 के अंदर वो ये बताता है कि जब भी आप अदालत के अंदर दावा इंस्टीट्यूट करेंगे उसके साथ आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देंगे कि मेरे दावे के साथ ये डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे कि हम देते हैं फ़हरिस्त वरसा देते हैं, फ़हरिस्त गवाहान देते हैं, अर्जी दावा देते हैं, साथ में फ़र्द पता देते हैं, साथ में बयान हल्फी देते हैं और इसके अलावा कोई एविडेंस हमने साथ में पेश करनी होती है तो वो भी हम साथ में लगा देते होते हैं। उसके बाद वो बताता है कि आपने जितने डिफेंडेंट्स हैं उतनी आपने अर्जी दावा की कापियाँ और 2 एक्स्ट्रा कापियाँ। फॉर एग्जांपल 3 डिफेंडेंट्स हैं तो उतने प्लेंट की कापियाँ और 2 एक्स्ट्रा कापियाँ देनी होंगी। और उसके बाद वो कहता है कि अगर दावा बहुत बड़ा है, आपका अर्जी दावा बहुत लेंथी है और अदालत आपको इजाज़त दे देती है तो फिर आप सिर्फ कंसाइज स्टेटमेंट एक जामे स्टेटमेंट दे देंगे और उसके अंदर लिख देंगे जो आपको क्लेम चाहिए, जो रिलीफ आपने डिफेंडेंट से मांगना है वो लिख देंगे। उसके बाद वो बताता है कि अगर डिफेंडेंट के ऊपर आपने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दावा किया है, प्लेंटिफ ने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दावा किया है या डिफेंडेंट के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दावा हो रहा है तो इस बारे में भी स्टेटमेंट लिखी जाएगी। और उसके बाद वो कहता है कि इन स्टेटमेंट्स को वो भी किया जा सकता है, अमेंड भी किया जा सकता है। और उसके बाद वो बताता है कि जो मिनिस्टीरियल ऑफिसर होगा, मिनिस्टीरियल ऑफिसर कौन होता है अदालत का, जिसको हम रीडर कहते हैं। रीडर इन सारी चीज़ों को चेक करेगा और चेक करने के बाद वो देखेगा कि अगर ये ठीक है तो फिर उसके ऊपर साइन कर देगा, उस लिस्ट के ऊपर भी, उन स्टेटमेंट्स के ऊपर भी, उन कॉपीज़ के ऊपर भी। और हाँ, इसके साथ एक और चीज़ भी जमा करानी होगी कि समन का फॉर्म, यानी कि ये समन होगा और उसकी फ़ीस जिसको हम तलबाना कहते हैं, और अदम तलबाना दावा खारिज भी हो सकता है। तो हमने तलबाना यानी कि प्रोसेस फ़ी हमने ये जमा करानी होगी कि डिफेंडेंट्स के ऊपर जो समन होंगे वो ख़र्चा हम जमा करा रहे हैं। तो ऑर्डर 7 रूल 9 के अंदर ये बताया गया है। उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 10 के अंदर बताया गया है रिटर्न ऑफ प्लेंट की अदालत किसी भी स्टेज के ऊपर, दावे की किसी भी स्टेज के ऊपर आपका दावा रिटर्न कर सकती है। किस बिना पर कि इस अदालत में ये इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए था, बल्कि आप सही फोरम पर जाकर दावे को इंस्टीट्यूट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका दावा है 50 लाख की मालियत का और आपने दायर कर दिया है सिविल जज क्लास थर्ड के पास, तो फिर वो आपका दावा नहीं सुन सकता क्योंकि उसकी जो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है वो 10 लाख तक की है। तो वो आपका दावा रिटर्न कर देगा, या इसके अलावा और भी वजूहात हो सकती है। तो उसके बाद जब वो रिटर्न करेगा तो वो अदालत का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो एक स्टेटमेंट एंडोर्स करेगा, उसके ऊपर लिखेगा किस दिन ये दावा इंस्टीट्यूट हुआ था, किस दिन रिटर्न हो रहा है और किन वजूहात के ऊपर रिटर्न हो रहा है, ये भी साथ में लिखा जाएगा। इसके साथ एक और आपको बात बताता चलूँ कि जब भी आपका दावा रिटर्न होगा तो इस आर्डर के ख़िलाफ़ आप रिवीजन दायर कर सकते हैं। इसके बाद है जी ऑर्डर 7 रूल 11। रूल 11 के अंदर ये बताया गया है कि आपका दावा रिजेक्ट हो जाएगा। किन बातों के ऊपर? 4 बातों के ऊपर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपकी कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनती,
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने दावा किया कि मैंने इससे गाड़ी इसको बेची है और इसने कहा है कि मैं फ़लाँ तारीख़ तक आपको पैसे दे दूँगा। अब वो फ़लाँ तारीख़ नहीं आई और उससे पहले आप पैसे मांग रहे हैं, तो आपकी कॉज़ ऑफ एक्शन बनती ही नहीं है। इस बात पर आपका दावा रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आपकी जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू बनती थी आपने उससे कम बताई। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 एकड़ की कीमत है 50 लाख, आपने बताई है 10 लाख, तो आपका दावा इस बात पर भी रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा है कोर्ट फ़ीस आपने सही नहीं लगाई। कोर्ट फ़ीस एक्ट 1870 के अंदर जो शेड्यूल 1 के सीरियल 1 के अंदर जो कोर्ट फ़ीस बताई गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 बनती थी, आपने 5,000 लगा दी, तो आपका दावा रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चौथी, अगर आपका दावा ज़ायदुल मियाद है, लिमिटेशन पीरियड के बाद है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेसिफिक रिलीफ के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावे के लिए 3 साल की मियाद है और आप आ रहे हैं 4 साल के बाद, तो फिर आपका दावा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन 4 ग्राउंड्स के ऊपर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो जाता है और शेल का वर्ड है, अदालत लाजमी इसको रिजेक्ट कर देगी। उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 12 के अंदर यह बताया गया है कि जब भी जज साहब प्लेंट को रिजेक्ट करेंगे, जैसे 11 के अंदर हमने पढ़ा है कि 4 ग्राउंड्स के ऊपर रिजेक्ट होता है, तो फिर जज साहब साथ में रीज़न्स लिखेंगे कि किन रीज़न्स के ऊपर, किन ग्राउंड्स के ऊपर उस ऑर्डर को वो, उस प्लेंट को वो रिजेक्ट करें और रिजेक्शन ऑर्डर पास कर रहे हैं। उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 13 के अंदर वो ये बताता है कि अगर आपका दावा जैसे रूल 11 के अंदर पड़ा किसी भी ग्राउंड के ऊपर रिजेक्ट हो जाता है, तो आप उसी कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर दोबारा दावा दायर कर सकते हैं। यानी कि फ्रेश सूट दायर करने से आपको बार नहीं है। यानी कि ये अगर आपका दावा रिजेक्ट हो गया है तो ये डिक्री है, ये कोई रेस जुडिकाटा नहीं है कि आप इसके ऊपर अब दोबारा वही कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर दावा दायर नहीं कर सकते। तो आप उस कॉज ऑफ एक्शन को मज़ीद इम्प्रूव और अच्छे तरह बताकर दावा दायर कर सकते हैं। 13 के अंदर यह बताया गया है कि उसी कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर फ्रेश सूट करने पर कोई बार भी नहीं लगाई गई। उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 14 के अंदर यह बताया जा रहा है कि अगर आप जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर सू कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट की बिना के ऊपर आप दावा कर रहे हैं, वो आपने दावे के साथ लगाना होगा, लाजमी लगाना होगा, उसकी कापी लगानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दावा दायर कर रहे हैं कि इस ज़मीन का, इस अराज़ी का, इस मकान का मैं मालिक हूँ और मुद्दअ को इसके साथ कोई वास्ता व ताल्लुक़ हासिल नहीं है, लिहाजा वो इसके साथ कोई इंटरफेरेंस ना करे। तो फिर आप उसका जो कोई आपका उसके साथ इकरारनामा हुआ है या बैनामा हुआ है वो आप लिखेंगे, या कोई फ़र्ज़ जायदाद आपका है तो वो आप साथ लगा देंगे। इसी तरह अगर बीवी दावा कर रही है शौहर के ऊपर अपने बच्चों की मेंटेनेंस लेने के लिए, तो वो बच्चों के साथ में बर्थ सर्टिफिकेट लगाएगी। तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स जिनके ऊपर हम दावा कर रहे हैं वो हमने साथ में लगाने होते हैं। और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनके ऊपर हम रिलाई कर रहे होते हैं तो वो हमने साथ में लिस्ट में बताने होते हैं, चाहे वो हमारी पोजीशन में हैं या नहीं हैं, हमने वो बताने होते हैं, लिस्ट में लिख कर साथ में वो लिस्ट अटैच करनी होती है। जो डॉक्यूमेंट्स हम जिन पर रिलाई कर रहे हैं और जिनको हम एविडेंस की स्टेज पर इश्यूज़ फ्रेम होने के बाद पेश करेंगे अदालत में, उनके बारे में हमने बता देना है कि ये डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि फ़हरिस्त दस्तावेज़ात जो हम साथ में जमा कराते हैं, तो उस फ़हरिस्त दस्तावेज़ात के अंदर हम वो डॉक्यूमेंट्स लिखवा देंगे और जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर हम सूट कर रहे हैं, सू कर रहे हैं, उसको हम दावे के साथ अटैच कर देंगे। ये ऑर्डर 7 और रूल 14 के अंदर यही बताया गया है। उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 15 के अंदर ये बताया गया है कि जैसे 14 के अंदर हमने पढ़ा कि हमने डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट में लिख देना है कि ये डॉक्यूमेंट्स हम इनके ऊपर रिलाई कर रहे हैं, चाहे वो हमारी पोजेशन में है या नहीं है। 15 के अंदर वो ये बताता है कि जिसकी भी पोजेशन में है आपने ये भी साथ में लिख देना है कि फ़लाँ की पोजेशन में या पावर में वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ताकि अदालत उनसे मंगा ले, क्योंकि अदालत के पास प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की भी पावर मौजूद है। अदालत किसी को विटनेस के तौर पर भी बुला सकती है, किसी डॉक्यूमेंट को भी मंगा सकती है। तो आपने ये फैक्ट लिख कर देना है कि फ़लाँ बंदे की पोजीशन के अंदर या पावर के अंदर ये डॉक्यूमेंट है, ताकि एविडेंस स्टेज के ऊपर अदालत को चाहिए होगा तो अदालत उस डॉक्यूमेंट को मंगा लेगी। उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 16 के अंदर ये बताता है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जैसे आपका दावा किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर इन्हिसार कर रहा है तो आपने वो डॉक्यूमेंट लगाना है, और किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाई कर रहा है तो आपने उसकी लिस्ट में बता देना है। उसके बाद वो 16 में कहता है कि अगर आपका दावा किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस कर रहा है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट्स, ये सारे बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और कॉमर्स वाले इनको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये डिटेल के साथ पढ़े होते हैं। तो अगर इसके ऊपर आपका दावा बेस कर रहा है और ये आपसे गुम हो गया है और इसके ऊपर आपसे कोई बंदा अगेंस्ट कोई क्लेम भी कर रहा है कि मैंने इसके ऊपर ये इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था और वो आपसे कुछ क्लेम कर रहा है और आपसे वो गुम हो गया है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आपने अगर अदालत को आइडेंटिफाई कर दिया, अदालत को सेटिस्फाई कर दिया, आपने उसकी भरपाई कर दी,
आपने उसकी नुकसान की रसाई कर दी और अदालत को भी सेटिस्फाई कर दिया, तो फिर अदालत आपके उस दावे के अंदर डिग्री पास कर देगी और ऐसे ही डिग्री पास करेगी जैसे कि आपने प्लेंटिफ ने यानी कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साथ लगाया हो। हालांकि आपने लगाया नहीं होगा, लेकिन आपने आइडेंटिटी दे दी होगी, कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया होगा, तो अदालत ऐसे डिग्री पास कर देगी जैसे कि वो आपने दावे के साथ लगाया होगा। ये बात ऑर्डर 7 रूल 16 के अंदर बताई गई है। उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 17 के अंदर ये बताया गया है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं कि आपने प्लेंट के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना है। अगर आप किसी शॉप बुक के ऊपर यानी कि आपका किसी शॉप के ऊपर कोई खाता है, कोई बैंक की बुक है, कोई भी ऐसी बुक है, एविडेंस के तौर पर आपने उसको पेश करना है, उसके खाते पेश करने हैं, तो जब आप दावा दायर करेंगे साथ में आप वो बुक भी लगाएंगे और उसके अंदर जिस एंट्री के ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं उस एंट्री की कॉपी भी आप साथ लगाएंगे। ये दो चीज़ें आप लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो मिनिस्टीरियल ऑफिसर होगा जिसको हम रीडर कहते हैं अदालत का, उसने देखना है, उसने आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके बाद उसने मार्क करना है उसके ऊपर और फिर इस कॉपी को, एंट्री की कॉपी को और उस ओरिजिनल बुक को कंपेयर करना है। और अगर कंपेयर करने के ऊपर वो दोनों को एक ही पाता है, ठीक पाता है, यानी कि एक ओरिजिनल होगी एक उसकी अटेस्टेड कॉपी होगी, तो अगर उसको वो ठीक समझता है कि हाँ दोनों एक ही बुक की कॉपीज़ हैं, तो फिर वो आपको ओरिजिनल वापस कर देगा और डुप्लीकेट जो होगी उसकी कॉपी जो होगी वो फाइल के साथ लगा देगा, जुडिशल फाइल का हिस्सा बना देगा। ये 17 रूल के अंदर बताया गया है। उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 18 के अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो आपने लगाना था, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट लगाना ज़रूरी है, फ़लाँ डॉक्यूमेंट लगाना ज़रूरी है, या अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर उसको लिस्ट में लिखना ज़रूरी है। 18 के अंदर बता रहा है कि जो डॉक्यूमेंट लगाना ज़रूरी था और प्लेंटिफ ने नहीं लगाया, तो अब वो उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस स्टेज के ऊपर, केस की हेयरिंग के ऊपर, किसी भी स्टेज के ऊपर पेश नहीं कर सकता सिवाय अदालत की इजाज़त के। अब अगर उसने पेश करना है तो अदालत को एप्लीकेशन लिखेगा, अदालत से इजाज़त लेगा कि मुझसे फ़लाँ डॉक्यूमेंट लगाना भूल गया है, लिहाजा मुझे इजाज़त दी जाए और मैं इसको पेश करूँ। अगर अदालत इजाज़त दे देती है तो फिर वो लगा सकता है, वरना नहीं। उसके बाद इसकी एक्सेप्शन बताई गई है रूल 2 सब क्लास 2 के अंदर कि ये वाला रूल उस डॉक्यूमेंट के ऊपर या इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगा। कौन सी सिचुएशन? वो सिचुएशन ये है कि अगर डिफेंडेंट ने विटनेस पेश किया है, फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट था, प्लेंटिफ ने लगाना था, उसने नहीं लगाया, डिफेंडेंट ने लगा दिया। अब वो उसके ऊपर एविडेंस ला रहा है, विटनेस को पेश कर रहा है और अब उस विटनेस ने कोई बात कर दी जो कि इसके मुताबिक ठीक नहीं है, प्लेंटिफ के मुताबिक, तो अब उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए ये वो डॉक्यूमेंट भी पेश कर सकता है जो इसने अपनी फाइल के साथ नहीं लगाया, अपने प्लेंट के साथ नहीं लगाया। वहाँ पर ये ऑब्जेक्शन डिफेंडेंट रेज नहीं कर सकता कि ये डॉक्यूमेंट तो जुडिशल फाइल का हिस्सा नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते। ये ऑब्जेक्शन वो नहीं ले सकता। दूसरा ये है कि किसी भी विटनेस को रिफ़्रेश करने के लिए, मेमोरी रिफ़्रेश करने के लिए भी कोई डॉक्यूमेंट दिखाया जा सकता है जो कि फ़ाइल का हिस्सा नहीं बनाया गया। और तीसरा ये कि कोई क्लेम किया है डिफेंडेंट ने, तो उसको आंसर करने के लिए भी प्लेंटिफ कोई अपना वो डॉक्यूमेंट जो उसने प्लेंट के साथ नहीं लगाया वो दिखा सकता है। तो 3 सिचुएशंस में वो डॉक्यूमेंट दिखाया जा सकता है। कौन सा? एक डिफेंडेंट के विटनेस को क्रॉस करने के लिए, दूसरा उसके किसी क्लेम को आंसर करने के लिए और तीसरा किसी भी विटनेस को मेमोरी रिफ़्रेश करने के लिए भी दिखाया जा सकता है। उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 19 के अंदर बताया गया है कि जब भी प्लेंटिफ ने कोई दावा दायर करना है या कोई पटिशन दायर करनी है या कोई भी नया जब प्लेंटिफ आएगा दावे के अंदर, जैसे 110 के ज़रिए आते हैं ऑर्डर 1 रूल 10 के ज़रिए, तो फिर उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपना एक एड्रेस दावे के साथ लगाना है। जो डॉक्यूमेंट्स हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से लगाने हैं, तो एक डॉक्यूमेंट उसने एड्रेस वाला लगाना है जिसके ऊपर उसको नोटिस या समन्स या और प्रोसेस पहुंचा करेगा। और उसके बाद वो बता रहा है कि जब कोई नया प्लेंटिफ आएगा तो वो भी जमा कराएगा। और उसके बाद कि ये जो एड्रेस होगा प्लेंटिफ का, ये सूट्स वाला जो रजिस्टर होता है, जो ऑर्डर 4 रूल 2 इसके ऊपर वीडियो मौजूद है, हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर ये लगाया जाएगा। और उर्दू में इसको फ़र्द पता कहते हैं। तो जो फ़र्द पता होता है जो मुद्दई जमा कराता है वो किस रूल के तहत कराता है? ऑर्डर 7 रूल 19 के ज़रिए फ़र्द पता अदालत में जमा कराया जाता है। उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 20 के अंदर ये बताया गया है कि जो हमने पिछले रूल के अंदर पढ़ा है कि मुद्दई ने अपना फ़र्द पता देना है यानी कि एड्रेस देना है, तो 20 के अंदर वो ये बता रहा है कि आपने वो एड्रेस वहाँ का देना है जहाँ पर आपने दावा दायर किया है, यानी कि जिस अदालत की जुरिस्डिक्शन के अंदर, जिस ज़िले की जुरिस्डिक्शन के अंदर वो अदालत है, जिस ज़िले में वो अदालत है, जहाँ पर दावा दायर हुआ या पटिशन, उसी ज़िले का आपने पता देना है। या फिर जहाँ पर पार्टी रहती है यानी कि प्लेंटिफ जहाँ पर रहता है ऑर्डिनरी चाहे आर्जी तौर पर रिहाइश पजीरा, वहाँ पर देना।
यानी कि या तो आपने उस अदालत की जहाँ पर दावा दायर किया उसी ज़िले के अंदर का पता देना है, या फिर जहाँ पर पार्टी रहती है वहाँ का पता देना है। उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 21 के अंदर ये बताया गया है कि जैसे हमने 19 के अंदर पढ़ा अपने फ़र्द पता देना है, 20 के अंदर पढ़ा कि उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर जहाँ पर पार्टी रिसाइड करती है वहाँ का देना है। 21 के अंदर वो ये बता रहा है कि अगर आप फ़र्द पता जमा नहीं कराते, एड्रेस ऑफ द प्लेंटिफ जमा नहीं कराते, तो आपका दावा अदालत डिसमिस कर देगी और आपकी पिटीशन रिजेक्ट कर देगी। ये अदालत अपने सो मोटो अपने ओन मोशन पर भी कर सकती है और कर देगी शेल कवर्ड, और किसी पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर भी कर सकती है। तो फ़र्द पता आप नहीं देते तो आपका दावा डिसमिस हो सकता है और आपकी पिटीशन रिजेक्ट हो सकती है। उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 22 के अंदर ये बताया गया है कि जिस हम एड्रेस की बात कर रहे हैं, प्लेंटिफ ने अपना दिया है या डिफेंडेंट का दिया है, उसके ऊपर कोई नोटिस जा रहा है, समन जा रहा है, लेकिन वो सर्व नहीं हो रहा, ना तो कोई वहाँ बंदा मिल रहा है, ना कोई मेल एडल्ट मेंबर फैमिली का मिल रहा है, तो फिर क्या प्रोसीजर होगा। ऑर्डर 5 के अंदर तो ये प्रोसीजर डिटेल से बताया गया है। यहाँ पर सिर्फ यही बताया गया है कि फिर आप उसके घर के आउटर कॉन्स्पिशियस पार्ट के ऊपर उसकी एक कापी समन की चस्पा कर देंगे, फिर वापस आ जाएगा, वो अपनी रिपोर्ट दे देगा जो तामीलिया होगा। उसके बाद तारीख पेशी के ऊपर फिर भी डिफेंडेंट नहीं आता, तो फिर क्या तरीका, डिफेंडेंट या प्लेंटिफ कोई भी नहीं आते तो फिर क्या तरीका होगा। फिर तरीका ये होगा कि एक और उसको मौका दिया जाएगा, वो ये होगा कि उसको वो समन रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भेज दिया जाएगा। TCS से भेजें, DCS से भेजें, LCS से भेजें, UMS से भेजें, अर्जेंट मेल सर्विस से, GPO से भेजें, जिस तरह से भी भेजें, उसके उस पते के ऊपर वो रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भेज दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये होगा कि जब ये रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भेज दिया गया तो इसका मतलब होगा कि उसके ऊपर पर्सनली सर्व हो गया है। अब उसके बाद अगर वो तारीख पेशी के ऊपर अदालत में पेश नहीं होता तो फिर उसके खिलाफ अदालत कार्रवाई करेगी, चाहे अदालत एक्सपर्टी करती है, अगर डिफेंडेंट नहीं आता तो उसके खिलाफ एक्सपर्टी करती है, चाहे प्लेंटिफ नहीं आता तो उसका दावा रिजेक्ट करती है, जो भी अदालत मुनासिब समझेगी कार्रवाई करेगी। रूल 22 के अंदर यह बताया गया है कि अगर किसी पार्टी ने कोई प्लीडर एंगेज कर लिया है, कोई वकील रख लिया है, तो उसके ऊपर अगर कोई नोटिस समन कोई भी प्रोसेस सर्व करना है तो कैसे होगा, जो ऑर्डर 3 रूल 5 के अंदर प्रोसीजर बताया गया है। ऑर्डर 3 रूल 5 के अंदर क्या बताया गया है, उसके अंदर यह बताया गया है कि अगर किसी वकील के ऊपर कोई प्रोसेस सर्व हो जाता है, कोई नोटिस समन, तो उसका यही मतलब होगा जैसे पार्टी के ऊपर पर्सनली सर्व हो गया। तो इस रूल का भी बेसिकली यही मतलब है। उसके बाद वो कहता है कि अनलेस कोर्ट अगर ये कह दे कि नहीं वकील के ऊपर नहीं करना बल्कि पार्टी के ऊपर खुद सर्व करना है जो उसने एड्रेस दिया है, तो फिर उस तरह होगा। वरना अगर किसी वकील के ऊपर भी सर्व हो गया तो इसका मतलब होगा जैसे उस पार्टी के ऊपर पर्सनली सर्व हो गया है। उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 24 के अंदर ये बताया गया है कि जैसे हमने पढ़ रहे हैं, अभी यही चीज़ पढ़ रहे हैं कि डिफेंडेंट ने, प्लेंटिफ ने अपना एड्रेस देना है। अब वो कहता है कि अगर कोई पार्टी अपना एड्रेस चेंज करना चाहती है तो फिर वो क्या करेगी, वो अदालत को एप्लीकेशन देगी, पटिशन देगी, वो उसको वेरीफाई करेगी, तस्दीक करेगी उस एप्लीकेशन की, जैसे कि एप्लीकेशन की तस्दीक की जाती है या दावे की तस्दीक की जाती है, जैसे हम नीचे वेरीफाई कर देते होते हैं। उसके बाद वो जो है वो एप्लीकेशन कोर्ट में जमा करा देगा। फिर कोर्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी है, मेक अवर्ड है कि वो इसकी इजाज़त दे सकती है। फिर उसके बाद ये होगा कि मुखालिफ पार्टी को भी इतला देनी होगी, इस एप्लीकेशन के बारे में नोटिस करना होगा, या फिर उनके वकील को इतला देनी होगी। अगर वो मौजूद नहीं है पार्टी या वकील, तो फिर उनको रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भी ये इतला दी जा सकती है। तो 24 के अंदर ये बताया गया है कि आप अपना एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 25 के अंदर यह बताया गया है कि अगर अदालत किसी और तरीके से भी समन, नोटिस या प्रोसेस कराना चाहती है तो वो करा सकती है। कोई और तरीका क्या है, जैसे ऑर्डर 5 रूल 20 के अंदर सब्सटीट्यूटेड सर्विस के बारे में बताया गया है कि अदालत क्या कर सकती है। अदालत टेलीफोन का इस्तेमाल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल, टेलीफैक्स का इस्तेमाल, फैक्स का इस्तेमाल, फ़ोनोग्राम, रेडियो, टेलीविज़न, कोई भी तरीका अपना सकती है। UMS करा सकती है अदालत, उसके लोकेलिटी के अंदर ड्रम बेटिंग करा सकती है अदालत, पब्लिकेशन इन प्रेस करा सकती है, अखबार इश्तिहार करा सकती है, चस्पाइंदगी करा सकती है। कोई भी तरीका जो अदालत मुनासिब समझती है तो अदालत उसकी हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए अपना सकती है। उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 26 के अंदर बताया गया है कि लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसको हम फहरिस्त व रसा कहते हैं, ये आपने अदालत में जमा कराना लाजमी होता है। प्लेंटिफ ने भी करानी होती है ऑर्डर 7 रूल 26 के तहत, डिफेंडेंट ने भी करानी होती है ऑर्डर 8 रूल 13 के तहत, उसमें भी यही वर्डिंग है। तो बताया गया है कि आपने फहरिस्त वरसा देनी है। हवाला दिया गया है ऑर्डर 22 रूल 3 का, उसके अंदर भी यही चीज़ बताई गई है कि अगर प्लेंटिफ की मौत हो जाएगी तो उसके दावे को किसने आगे कंटिन्यू करना है, उसका आपने नाम देना है। तो अगर प्लेंटिफ की या डिफेंडेंट की मौत हो गई, उसके दावे को किसने आगे कंटिन्यू करना है, आपने उसका भी नाम देना है। किसने आगे अदालत को इंटीमेट करना है, अदालत को आके बताना है, अदालत को इतला देनी है कि प्लेंटिफ फोत हो गया है,
और उसके दावे को अब हम कंटिन्यू करेंगे, तो उसका भी आपने नाम नॉमिनेट करना है और आपने एक वरसा की लिस्ट देनी होती है कि ये बंदे इसके लीगल हेयर्स हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसकी मौत की सूरत में ये लोग दावे को कंटिन्यू करेंगे। यानी कि नोटिस समन प्रोसेस सारा भी होगा जो फिर इनके ऊपर होगा। उसके बाद वो बताता है कि आप उस लिस्ट के अंदर नाम तब्दील भी कर सकते हैं और ये जो नाम होंगे ये फिर रिवीजन, अपील और रिव्यू तक भी यही रहेंगे। यानी कि अगर यहाँ से दावा डिग्री हो गया, आपके हक़ में हुआ या आपके ख़िलाफ़ हुआ, आप रिवीजन में चले गए, रिव्यू में चले गए, अपील में चले गए, ये लिस्ट वैसे की वैसे रहेगी, ये नाम वैसे रहेंगे। हाँ, आपने कोई तब्दीली की है तो वो तब्दीली आप कर सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर ऑर्डर 7 से रिलेटेड। उम्मीद है कि ऑर्डर 7 आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।